हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये है सिलिका जेल। इसका नाम क्या है? सिलिका जेल। सिलिका काम करता है, हाँ, आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर काम करता है ना, बताया है, देखे हो अभी आप। देखो ये एसी सोर्स से जुड़ा हुआ, घर से पढ़ के आए हो। ट्रांसफार्मर क्या है तो सर मुंह से जो है ना आह भी ना निकले, ट्रांसफार्मर के फुल पोस्टमार्टम कर दोगे, ये हमारी गारंटी है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत 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 वीविया है और सोशल ज्ञान के लिए भी बहुत बहुत वीविया है। ये है ट्रांसफार्मर, ये जो निकल रहा है ये है ट्रांसफार्मर की कॉइल। रेडिएटर टाइप का, इसके बारे में ये देखो, ये ट्रांसफार्मर को कहते हैं तेल। इसके क्या होता है, ये सब ट्रांसफार्मर जाते तो बिजली ऑफिस में उपयोग होते हैं, वो कौन ट्रांसफार्मर होते हैं, हमारे घर में जो उपयोग होते हैं वो कौन ट्रांसफार्मर होते हैं। और आज के बाद ट्रांसफार्मर के बाय बाय टाटा हो जाएगा, समझ। हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त तरीका से दिवाली मना करके और छठ के तैयारी में व्यस्त होंगे। क्या यही है ना? तो चलिए, आज का सेशन बहुत 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 खतरनाक, अर्थात व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या है कि सर हम अपने दैनिक जीवन में ये चीज हमसे छूटा हुआ तो नहीं है, ये चीज हमसे बचा हुआ तो नहीं है, ये चीज हम भली भांति इसका हम अपने दैनिक जीवन में यूज भी किए हैं और करते हुए देखे भी हैं और दिन रात करते भी हैं। एक दिन ये खराब हो जाए तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा ना। और इसके बारे में यदि कोई पूछ दे कि बच्चे बताओ तुम शहर से पढ़ के आए हो, ट्रांसफार्मर क्या है, तो सर मुंह से जो है ना आह भी ना निकले ट्रांसफार्मर के बारे में। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त, आज पकड़ के ट्रांसफार्मर के फुल पोस्टमार्टम कर दोगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए बिना समय गवाए सीधा चलते हैं टॉपिक पर। और ये 12वीं क्लास का बहुत डेंजर टॉपिक है और इसका ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत 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 वीविया है और सोशल ज्ञान के लिए भी बहुत बहुत वीविया है, समझ गए। अर्थात सोशल ज्ञान मतलब सामाजिक ज्ञान, अर्थात समाज में ना जाने कब किस वक्त और कैसे कौन व्यक्ति आपको ये क्वेश्चन आपके माथे पर चिपका दे और जवाब मांग दे। ठीक है, घबराना नहीं, सीधा ये टॉपिक पर। सबसे पहले तो आप इसका घटना देख लो। ये है ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है। अरे पीछा हो जा। ये है ट्रांसफार्मर और इससे जो ये निकला ये जो निकल रहा है ये है ट्रांसफार्मर की कॉइल। ये है ट्रांसफार्मर की कॉइल जिसको इस टैंक में डाल करके बनाया जाता है। हम इस टैंक के बारे में, इसके ऊपर में जो ये लगा हुआ है इसके बारे में, ये देख रहे हो ना, वो एसी में नहीं लगा हुआ रहता है, रेडिएटर टाइप का, इसके बारे में भी आपको भी समझना है। यहाँ पे ये जो टैंक से अंदर से निकल रहा है ये कॉइल, इसके बारे में भी समझूंगा। और फिर इस टैंक के अंदर देखो ये देखो, ये ट्रांसफार्मर की ऑयल, अर्थात ऑयल जिसको कहते हैं तेल, इसके बारे में भी मैं समझूंगा। और प्रत्येक टॉपिक को बारीकी से हम समझेंगे, धीरे धीरे प्रत्येक टॉपिक को समझेंगे, ये क्या होता है, ये सब ट्रांसफार्मर। उसके बाद ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। कुछ ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे टोला में मोहल्ला में यूज होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर हैं जो बिजली ऑफिस में भी उपयोग किए जाते हैं। तो बिजली ऑफिस में उपयोग होते हैं वो कौन ट्रांसफार्मर होते हैं, हमारे घर में जो उपयोग होते हैं वो कौन ट्रांसफार्मर होते हैं, सभी को हम बारीकी से समझेंगे। और इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं आपके टॉपिक को और लेकर के आते हैं आपके सामने आज के सेशन ट्रांसफार्मर। चलिए, ट्रांसफार्मर में सबसे पहले बड़ी ध्यानपूर्वक माइंड को कंसंट्रेट करके बड़ी ध्यानपूर्वक समझो और आज के बाद ट्रांसफार्मर के बाय बाय टाटा हो जाएगा, समझ गए। अर्थात एक भी टॉपिक आपसे छूटेगा नहीं। देखो, सबसे पहली बात तो ट्रांसफार्मर में ये देख रहे हो, तुम्हारे घर में जो बैटरियां होती है, इन्वर्टर बैटरी, उसको भी अंदर से निकाल लो ना सेल उल को, तो बस एक खोपिया बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार का यह टैंक होता है, यह टैंक कहलाता है। ठीक है, ये क्या है? टैंक होता है। और इस टैंक में ये देखो, ये कॉइल को बूंद करके बना करके इसमें डाला जाता है। ठीक है, और इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इधर से जो तुम देख रहे हो ये प्राइमरी हो सकता है, उधर का ये सेकेंडरी होगा। यदि ये प्राइमरी होगा तो ये सेकेंडरी होगा, ये सेकेंडरी होगा, ये प्राइमरी होगा। अर्थात एक प्राइमरी कॉइल होता है, दूसरा सेकेंडरी कॉइल होता है। बात समझ गए? दो गो कॉइल होता है, पास होता है। और ये क्रोड है। ये इसका नाम क्या है बच्चे? क्रोड। इसको कहते हैं क्रोड। ये देख रहे हो ना, ये आयताकार जो है ना, ये इस प्रकार का होता है, इसका नाम होता है क्रोड। क्या नाम होता है? क्रोड। ये क्रोड है ये यहाँ पे। ठीक है, जिसके बीच में यहाँ पे कॉइल डाला हुआ रहता है दोनों साइड से। और यह कॉइल
यह क्रूड नर्म लोहे का बना होता है। किस लोहे का बना होता है? नर्म लोहे का। रीजन सर, नर्म लोहे का, नर्म लोहे का बना होता है। क्यों? आप मैग्नेट पढ़े होंगे, याद है? मैग्नेट, मैग्नेट नर्म लोहा से अस्थाई मैग्नेट बनाया जाता है, वह बहुत शक्तिशाली होता है ना। इसी कारण से यहां पे नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो करंट जो उधर से आएगी तो धारावाही चालक तार जो होता है या करंट यदि गति अवस्था में हो तो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करता है। कौन नहीं जानता, बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगा तो उसका प्रभाव वहां तक पहुंच सके, सेकेंडरी कॉइल तक पहुंच सके, समझ गए ना ये। और इस टैंक में ये लोहे मतलब ये कुंडली को डाला जाता है और तब एक कुंडली में, एक कॉइल में उधर से एसी सोर्स जोड़ा जाता है, अर्थात आपके मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर बैठा है उसका याद रखना, ट्रांसफार्मर से ऊपर बाहर से जो 3 फेज आता है ना 11,000 वोल्ट का, वो 3 फेज जो आती है वो केवल एक ही कॉइल में, ट्रांसफार्मर के केवल एक ही कॉइल में जुड़े होते हैं, दूसरा कॉइल फ्री होता है। वो क्यों फ्री होता है धीरे धीरे मैं समझूंगा, ठीक है। तो इस कॉइल को उठा के इसमें डाला जाता है और ये प्राइमरी कॉइल में वो 11,000 तार को जोड़ा जाता है और जैसे इसमें 11,000 आती है मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होना शुरू हो जाता है और जब मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है तो सेकेंडरी कॉइल में वही फ्लक्स का इफेक्ट जाता है, प्रभाव जाता है और वही इफेक्ट के कारण वो सेकेंडरी कॉइल इस धारा के अतिरिक्त 11,000 जो उधर से आया उस धारा के अतिरिक्त एक दूसरा धारा उत्पन्न कर देता है जिसका वोल्टेज या तो उधर से जितना या उससे अधिक हो सकता है या उससे कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि याद रखना ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। नहीं कहता है अरे स्टेप उठाओ यार, स्टेप उठाओ, का एक ही बात पर लटके हुए हो। किसी को मान के चलो कहानी, मान के चलो किसी को किस्सा सुनाओगे तुम, है अब मान के चलो कहोगे कि एक राजा था, फिर कहोगे ध्यान दो ना, एगो राजा था, फिर ध्यान दो ना, एगो राजा था। बार बार एक ही बात को कहोगे, वो सुनने वाला व्यक्ति भी बोर हो जाएगा, कहेगा अरे स्टेप उठाओ यार, क्या एक ही बात पर लटके हुए। स्टेप मतलब यहाँ पे ट्रांसफार्मर कहानियां तो सुनाती नहीं है। तब सर, तब ये एसी करंट को के मान को या एसी वोल्टेज के मान को परिवर्तित करने में काम आता है। तो एसी वोल्टेज को स्टेप अप मतलब जो स्टेप को बढ़ाए वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो एसी करंट के वोल्टेज को डाउन करे, डाउन मतलब घटाए, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक लाइन में याद रखिए, समझ गए? हाँ, ये कॉइल इसमें डाल करके दिया जाता है, लेकिन ऐसे नहीं दिया जाता है। क्यों? याद करिए, आपको पता है भंवर धारा, फोको धारा, जिसको ईडी करंट कहते हैं ना, पता है ना। उसका कहना था कि जब किसी धारावाही, ईडी करंट का कॉन्सेप्ट है कि जब कोई धारावाही चालक तार होगा और उसके आसपास कोई धातु का प्लेट होगा तो वह उसमें एगो नया धारा उत्पन्न कर देता है और वह धारा हमेशा उसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण उसका उत्पत्ति हुआ है। जिस धारा के कारण वो ईडी करंट उत्पन्न होता है उसका वो विरोध करता है। तो जब ये टैंक खाली रह जाएगा तो टैंक तो मेटल होता है, धातु होता है, तो इधर से जो करंट सप्लाई किया जाता है तो खाली जगह रहेगा तो उसमें ईडी करंट उत्पन्न होगा, भंवर धारा उत्पन्न होगा, समझ गया ना। ईडी करंट उत्पन्न होता है, फोको धारा उत्पन्न होता है, तो उसके कारण, समझ रहे हैं, उसके कारण जो है सेकेंडरी कॉइल में जो आप सप्लाई, जो करंट सप्लाई आपके घर में आती है वो करंट नहीं सप्लाई हो पाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तब क्या होगा सर, तो वो धारा जो फ्लक्स उधर जा रहा होगा उसका ये नर्म लोहे का जो प्लेट है, क्रोड है, ये क्रोड आधे में रास्ता में विरोध कर देगा और कहेगा तुम उधर कहां जा रहे हो, बीच में हम अपने उत्पन्न हो गए हैं, नर्म लोहे का, ठीक है। तो उसमें सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स में सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तो वो धारा आपके घर तक आ नहीं सकता है। इसलिए इस घटना से बचने के लिए, अर्थात ईडी करंट उत्पन्न ना हो, इससे बचने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है। क्या डाला जाता है? ऑयल डाला जाता है, ठीक है। और इसमें जो ऑयल डाला जाता है उसका नाम होता है नेफ्ता ऑयल। क्या नाम होता है? नेफ्ता ऑयल, नेफ्ता ऑयल, नेफ्ता ऑयल, नेफ्ता तेल, नेफ्ता ऑयल डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है वो होता है नेफ्ता ऑयल, ठीक है। और अब चलिए, अब आते हैं यहाँ पे, देखो अब हर पार्ट को बारीकी से हम समझाएंगे। यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर, ये देखो, ये बिजली ऑफिस का ट्रांसफार्मर है ना, ये स्टेप अप करता है, स्टेप अप करता है ट्रांसफार्मर। ये मतलब एसी करंट के वोल्टेज को अप करता है, बढ़ाता है, ये धारा को क्या, विभव को क्या करता है? घटाता है। ये विभव को, एसी करंट के पोटेंशियल को घटाता है, डाउन करता है, ये क्या करता है? अप करता है, समझ गए ना, स्टेप डाउन करता है। इसमें 2 कॉइल होता है, लेकिन हकीकत सच्चाई ये है सर कि काम दोनों सेम है, मतलब ट्रांसफार्मर की तरह ही है, ट्रांसफार्मर ही है दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आपने सीखा कि ये कॉइल है, उसके बाद ये टैंक है, और टैंक के जस्ट बगल में जो ये लगा होता है इसका नाम हम अभी जस्ट बताए। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडिएटर। यहाँ पे जो ये लगा होता है साइड से, ये है रेडिएटर, जो एसी में भी लगा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? तो रेडिएटर का काम है
इंजन को ठंडा बनाना, इंजन को ठंडा करना, है ना। कई आपके वाहन में सब में भी, मोटरसाइकिल हो, उसके बाद क्या नाम कहते हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, हर चीज में रेडिएटर लगा होता है, नहीं, उसका काम ही है इंजन को ठंडा देना। लेकिन ये तो सर, ये तो अंदर जो ऑयल होता है, नेफ्ता ऑयल, अभी बताया ना, नेफ्ता ऑयल जो डाला हुआ रहता है उसमें, उधर से जो करंट आता है तो वो खौलती है, वो क्या होती है, खौलती है, समय के साथ खौलती है। जैसे जैसे वो खौलती है तो हीट उत्पन्न करता है, उष्मा उत्पन्न करता है, और जब वो उष्मा उत्पन्न करेगा तो बताओ, हीट से तो फैलता है ना, हीट से क्या होता है, फैलता है। ठंडा से तो कोई भी पदार्थ सिकुड़ता है, और हीट से, हीट के कारण वो वस्तु क्या होती है, फैलती है। आपके घर में आप पानी को ही लो, यदि गर्म करते हो तो वो नहीं खोल करके आधा लोटा पानी 1 लोटा हो जाता कभी कभी, यदि बुल्का बुल्का मारेगा तो है। कहीं जब पानी में कुछ मिला दिए, जैसे दूध, कुछ मात्रा दूध का मिला दिए, पकड़ के वो बाहर भी फेंकना शुरू कर देता है, नहीं, हाँ, तो गर्म होने पर फैलता है। तो ये गर्म होकर के फैलेगा, यदि वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ गए ना, जैसे कि वीडियो के शुरू में हुआ था, पता है आपको। हाँ, अभी देखिए, तो ये जो रेडिएटर होता है वो इस टैंक में जो तेल है, उस तेल को ठंडा करने में मदद करता है। और इसमें जो ये देख रहे हैं आप, इसमें बहुत छोटा छोटा पतला पतला छिद्र होता है कि जब वो हीट होता है तो उधर से बहुत हल्का हल्का, बहुत पतला पतला सा तेल जो है इस छिद्र से होकर के नीचे गिरता है। बात समझ गया, नीचे आता है और वो ठंडा होकर के फिर वो, मतलब ये रेडिएटर उसको क्या करती है, ठंडा अंदर पहुंचाती है। जैसे मान के चलो आप खिचड़ी खाते हो, है ना, यदि मान के चलो अथी से लिए, थाली में, प्लेट में लिए खिचड़ी, आप पकड़ के एक जगह जमाए तो वो गर्म होता है, तो आराम से हम लोग क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं, जिससे वो क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे ये कॉइल, ये जो ऑयल है उसमें जमा रहता है और खोलता है तो हीट रहता है, और इधर से थोड़ा सा फैलता है तो वो क्या करता है, ठंडा होते जाता है, इधर से बाहरी वातावरण के संपर्क में आता है, वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब उसके ऊपर में, अब अंदर क्या होता है वो तो पता हो गया आपको। उसके बाद ऊपर में ये देखिए लिखा हुआ है बुशिंग, बूस, 3 गो बूस लगा हुआ रहता है, नहीं, जो 11,000 से कनेक्ट रहता है, ये दिख रहा होगा आपको, ये बुशिंग, 3 गो बूस लगा होता है जिसमें 11,000 को आप जोड़ते हैं। उसके बाद ऊपर में इसको ठंडा करने के लिए और एक्सप्लोशन वेंट भी लगा होता है, अर्थात ठंडा करने वाला को बुफर भी लगा होता है, इस प्रकार से, है ना। अर्थात जैसे मान के चलो कोई भी चीज गर्म हो जाता है, जैसे माँ रोटी बनाती है, उधर से तवा से उतार या डायरेक्ट आपके थाली में रख दी, तो आप क्या करते हो, फूक फूक करके खाते हो ना, ताकि फूक देते हो तो ठंडा हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि कोई चीज गर्म हो तो उसको ठंडा करने के लिए हवा चाहिए, तो आप कौन वहां बैठ करके फूकते रहेगा, बताइए। टैंक को बैठ करके कोई व्यक्ति कैसे फूक सकता है उतना देर, आप ज्यादा फूकेगा, कहीं जब करंट मार दिया तो ऊपरे फूका जाएगा, है ना। तो इसी कारण से या एक्सप्लोशन लगा करके, एक्सप्लोशन वेंट लगा करके उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। इससे बाहरी हवा का आदान प्रदान होते रहता है, वायुमंडल के हवा का आदान प्रदान होते रहता है। उसके बाद कंजर्वेटर टैंक लगा होता है, कंजर्वेटर टैंक लगा होता है। ये इसका क्या काम है सर, तो सुनो, ये जो तो तेल अंदर खोलती है तो खोलने से अभी क्या बताया, वो फैलती है, तो ऊपर जो फेंकती है, तो ऊपर फेंकते फेंकते कभी ये भी तो होता है ना, जैसे पानी को गर्म करते हो, भले गर्म करते वक्त फैलती है वो, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो जाएगा तो था 1 लीटर तो जा करके 800 ग्राम 700 ग्राम, वो तो आप कितना देर ठंडा किए उस पर डिपेंड करता है कि कितना देर ठंडा किए, तो उस हिसाब से वो अपने परिमाण को घटा बढ़ा लेता है या नहीं। यस या नो? यस सर। मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझो। तो ये जो टैंक होता है, इस टैंक में आधा टैंक तक यही ऑयल, नेफ्ता ऑयल जो है डाल दिया जाता है, ट्रांसफार्मर वाला तेल डाल दिया जाता है, ताकि जब यह लेयर गर्म हीट हो तो ऊपर फेंके तो उसमें जगह रहे वो, और ऊपर आयतन तक ले जाए, और जब कभी ठंडा होकर के ये पानी का तेल का लेयर घट जाए, लेवल घट जाए, तो वो टैंक में तो एक्स्ट्रा तेल रखा हुआ है, वो उसमें पुनः आ जाए, ताकि तेल घटेगा, ईडी करंट उत्पन्न होगा, ट्रांसफार्मर के टैंक में खाली जगह बचेगा, खाली जगह में धातु ईडी करंट उत्पन्न करता है। अरे बताओ, ईडी करंट उत्पन्न करता है, भंवर धारा उत्पन्न करता है या फोको धारा उत्पन्न करता है, और वह ईडी करंट पूरा ट्रांसफार्मर में लाइन देगा और ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाएगा, हो सकता है नहीं। तो इसी कारण से ये टैंक में आधा टैंक नेफ्ता तेल डाल करके रखा जाता है, और उस तेल को ठंडा करने के लिए यहाँ ये देखिए ब्रीदर लगा होता है, ब्रीदर, इसका नाम क्या है, ब्रीदर लगा होता है। ये ब्रीदर क्या होता है सर, तो ब्रीदर ये देखो यहाँ ये दिख रहा है तुमको, ये है ब्रीदर, अर्थात इसमें जो ये दिख रहा होगा आपको, ये है सिलिका जेल, इसका नाम क्या है, सिलिका जेल ब्रीदर में होता है, सिलिका जेल ये अरे लैपटॉप सब खरीदने जाते हो, मांगा जो वस्तुएं खरीदने जाते हो, लैपटॉप सब हो गया, इन्वर्टर सब हो गया, वो सब हर जगह ये सिलिका जेल डाला हुआ रहता है ना, वो कार्टून में, वो डब्बा में डाला हुआ रहता है। क्यों?
ये सिलिका जेल का काम है नमी को अवशोषण करना, नमी को क्या करना, अवशोषण करना, अर्थात पानी का जहां पे माहौल हो तो वहां पे उसको सुखा देता है सिलिका जेल। तो ये उस टैंक में यदि मान के चलिए पानी उनी जाएगा तो फिर वो पानी तो ट्रांसफार्मर में जाएगा, फिर तेल में मिल जाएगा। जैसे ही पानी में तेल मिला, बस पानी थोड़ा सा गंदा होगा, अरे गंदा होबे करेगा, तेल के साथ मिलेगा तो मिश्रण हो जाएगा, वो सुचालक हो जाएगा। लेकिन तेल, याद रखना, तेल सुचालक नहीं होता है, ठीक है, उष्मा का सुचालक होता है लेकिन विद्युत का कुचालक होता है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर का तेल को सुचालक बना देगा और ये इसका करंट जो सेकेंडरी कॉइल तक चले जाएगा और पता चलेगा हमारे घर में 11,000 वोल्ट आ गया। बात समझ गए ना। इसी कारण से ये यहाँ पे ब्रीदर में जो है, ये ब्रीदर में जो है सिलिका जेल 1 केजी, लगभग 1 केजी का सिलिका जेल, वो तो ट्रांसफार्मर पर डिपेंड करता है कि कितना पावर का ट्रांसफार्मर है, उस हिसाब से यहाँ पे सिलिका जेल इस ट्रांसफार्मर में लगा दिया जाता है। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है? यस सर। हाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये आपके घर में जो, आपके मोहल्ला में जो लगा होता है वो उच्च विभव को निम्न विभव, अरे सोचो यार, खुद से सोचो, 11,000 है, 220 माना 440 और सप्लाई मारता है नहीं, लेकिन वहां पे पावर हाउस में होता है ना, पावर हाउस बिजली ऑफिस सब जो होता है, वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा दूर से बहुत बड़ा बड़ा वोल्टेज का धारा बह करके आती है। और आपको पता है कि हर एक पदार्थ का अपना क्या रहता है, रजिस्टर रहता है, हर एक चालक का अपना अपना रजिस्टर होता है। तो हर एक चालक का प्रतिरोध होता है, तो जैसे ही इससे करंट फ्लो होगा वो प्रतिरोध का प्रभाव उस करंट पर जाएगा, बताइए हाँ या ना, करंट पर जाएगा और वो बार बार क्या करेगा, उसको रोकेगा ना। तो इसी कारण से वो वहां पे क्या हो जाता है, जैसे ही रोकेगा तो वोल्टेज धीरे धीरे घटते जाता है, घटते घटते यहाँ पे बिजली ऑफिस तक आता है तो वोल्टेज घट जाता है, जिसके कारण ये ट्रांसफार्मर लगा करके उसको बढ़ाया भी जाता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब कोई यदि डाउट हो तो जो बच्चे ऑफलाइन में आते हैं बेहिचक डाउट पूछ लीजिएगा, वरना यदि समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में #एक्सपर्ट जरूर लिखें, #एक्सपर्ट जरूर लिखें, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, व्हाट इज अ ट्रांसफार्मर, डिस्क्राइब इट, अर्थात ट्रांसफार्मर क्या है इसका वर्णन करें। ये तो मैं शॉर्टकट में लिखा हूं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा, कहेगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बनावट, कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें, ऐसे पूछ देगा, समझ गए। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है, तो अभी आपने देखा ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होता है, क्या कॉइल होता है, 2 कॉइल होता है। एक का नाम होता है प्राथमिक कॉइल या दूसरा का नाम होता है द्वितीय कॉइल अर्थात सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। और एक ही कॉइल में करंट जाता है, दूसरा कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स जाता है। जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण, कौन सा प्रेरण, अन्योन्य प्रेरण, पढ़े हो, अरे पढ़े हो ना, ये वाला एनिमेशन दिखाए थे हम अन्योन्य प्रेरण की, कि पास पास स्थित 2 कुंडली में से यदि एक कुंडली को एसी सोर्स से जोड़ा जाए, एक कुंडली से कौन चीज जोड़ा जाए, एसी सोर्स से जोड़ा जाए, तो इस जिससे एसी सोर्स जुड़ा रहेगा उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, और चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा तो द्वितीय कुंडली में वो चुंबकीय फ्लक्स का प्रभाव उत्पन्न होगा, जिसके कारण इस कुंडली में स्वतः एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अभी उत्पन्न होगा, देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए, है ना, अभी देखिए ये विद्युत वाहक बल, ये है विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब ये विद्युत वाहक बल के कारण इससे भी धारा उत्पन्न हो गया, देखिए इससे भी धारा बहने लगा, देखिए इसमें कुछ नहीं लगा हुआ, केवल एम्पियर, मिली एम्पियर है ना, मतलब एमीटर लगा हुआ, धारा मापी लगा हुआ है। इसमें देखिए ये इसमें एसी सोर्स लगा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ लगा हुआ है, क्या ये पूरा सर्किट में कुछ लगा हुआ है, लेकिन इससे जैसे ही धारा गया इससे स्वतः धारा उत्पन्न हो गया। इसी सिद्धांत पर आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। अभी हम बताए ना, 2 कॉइल होता है, पास होता है, लेकिन एक कॉइल 11,000 से कनेक्ट रहता है, दूसरा ऐसे मतलब उस चुंबकीय फ्लक्स में के परिवर्तन के कारण धारा को उत्पन्न कर देता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और ये है सेल्फ अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण की क्रिया है, और ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है। चलिए, ये एनिमेशन हर बच्चे को पता होगा जो भी के अपने फिजिक्स क्लासेज में पढ़ते हैं। चलिए आगे, अब ये ट्रांसफार्मर, तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या है, तो ट्रांसफार्मर को डिस्क्राइब करेंगे, किसको डिस्क्राइब करेंगे, ट्रांसफार्मर को। तो ट्रांसफार्मर एक विद्युतीय उपकरण है ना, कौन नहीं जानता है, जो अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अभी हम बताए ना ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, अन्योन्य प्रेरण। ट्रांसफार्मर की सहायता से केवल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के विभव को कम अथवा अधिक की जाती है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा के विभव, प्रत्यावर्ती करंट, एसी करंट के वोल्टेज को कम अथवा अधिक की जाती है। ट्रांसफार्मर की सहायता से दिष्ट धारा के विभव को परिवर्तित नहीं की जाती है, मतलब डीसी करंट पर ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है। पता है ना आपको क्यों, अभी बताया ना, स्टेप अप और स्टेप डाउन, एगो वोल्टेज बढ़ाता है एगो घटाता है, लेकिन एसी का। अब ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के पढ़ा चुके हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर मतलब हिंदी में इसको कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। नेक्स्ट, ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसको कहते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज, बताए ना, ऊंचाई स्टेप अप जो होता है, जो कहां पावर हाउस में लगा होता है, वहां पे निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज
कम विभव वाले प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें द्वितीय कुंडली में तारों के फेरों की संख्या, इसके द्वितीय कुंडली इस प्रकार से लगा होता है ना, पता है ना, इस प्रकार से जो लगा होता है उसके द्वितीय कुंडली में, इसमें द्वितीय कुंडली में तारों के फेरों की संख्या, कुंडली में तारों के फेरों की संख्या अभी देखा ना रे, अरे यार अभी यहाँ देखा ना, इसमें है ना कॉपर का कॉइल लगा हुआ है ना, हाँ, इसके द्वितीय कुंडली में तारों के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के तारों के फेरों की संख्या से क्या होती है, अधिक होती है ना। हिंदी में भी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी लिखा हुआ, जिस भी बच्चे को जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल लगे आप लिखते जाइएगा। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे सर, तो फिगर बनाने के लिए आसान है, आप बना सकते हो, इस प्रकार से ले लो। ऐसे एसी सोर्स जोड़ दिए एगो में। अब दूसरा देख लिए किस प्रकार से बनाए फिगर, इसी फिगर को मैं बना रहा हूं, देखिए इसके द्वितीय कुंडली में ना, इसके द्वितीय कुंडली में तारों के फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से के संख्या से अधिक होती है, तो इसमें अधिक देना है, मतलब नजदीक नजदीक देना है, समझ गए, इसमें पास पास देना है, बहुत पास पास देना है, अधिक लपेटना है, इस प्रकार से, बात समझ गए। इसमें केवल गैल्वेनोमीटर लगा देना है, कौन सी लगा देना, गैल्वेनोमीटर। इसमें ये एसी सोर्स, अभी बताया एसी सोर्स का सिंबल है, इसमें देखिए ज्यादा फेरा है, इसमें कम फेरा है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिख करके ये फिगर बना देंगे, कोई दिक्कत। और इसमें इसको लिख देंगे प्राथमिक कुंडली, कौन कुंडली, प्राथमिक कुंडली, और इसको लिखेंगे द्वितीय कुंडली, इसको क्या लिखेंगे, द्वितीय कुंडली, ठीक है, ये प्राथमिक कुंडली, ये वो द्वितीय कुंडली। आशा करता हूं समझ गए होंगे। और इसमें तारों की फेरों की संख्या को एनपी मान लीजिए, प्राइमरी को एनपी, और द्वितीय का सेकेंडरी होता है, तो इसके तारों की फेरों की संख्या एनएस मान लीजिए, ठीक है, एनपी और एनएस। यहां नहीं मानोगे ऊपर में मान लो, ऊपर में ही मान लो, वो अच्छा रहेगा, थोड़ा काहे बीच में कुछ हो दीजिएगा सर, एनपी एनएस, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत नो सर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, मैं आगे बढ़ते चलता हूं। देखिए ध्यान से देखिए इस फिगर में, यहाँ पे तारों की फेरों की संख्या कम है, इसको कहते हैं प्राइमरी, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी कॉइल, है ना, इनपुट कितना है 110 से 120 वोल्ट्स, और ये है सेकेंडरी कॉइल्स, है ना, सेकेंडरी कॉइल्स 220 से 240 वोल्ट्स आउटपुट देता है ना, इसका मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए इनपुट कम हो रहा है, आउटपुट अधिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये वोल्टेज बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा है अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, जो आपके टोला मोहल्ला में लगा होता है, अपचाई ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में तारों की फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होती है, मतलब इसमें इसी में प्राथमिक में ज्यादा होता है, आपके मोहल्ला में जो लगा हुआ है उसमें प्राथमिक में ज्यादा होता है और द्वितीय में कम होता है, ठीक है। ये बना करके इस प्रकार से फिगर आप बना लोगे, इस प्रकार से फिगर बना लोगे। अरे ये भी मजाक करने में लगा रहता है, नहीं नहीं सुधरने देगा, सुधर जाओ सुधर जाओ। चलिए ये इस प्रकार से, और इसमें जोड़ देंगे आप एसी सोर्स, क्या जोड़ेंगे सर, एसी सोर्स जोड़ोगे नालायकों। और दिवाली का मिठाई बचा हुआ है कि खा गए आप लोग, बचाए हो कि ना रे, कमेंट में बताओ यार, हैं कि खाली सर मेहनत करते रहेंगे सर के मेहनत को देख करके दिवाली का मिठाई खा गए क्या, नहीं खाए तो मेहनत को देख करके कम से कम ले करके आना तुम लोग, हाँ नहीं आना, मजाक कर रहे हैं। आप लोग खुश रहो, यही हमारी कामना है। अभी देखो इसमें तारों की फेरों की संख्या कम है, इसमें ज्यादा है, लेकिन जोड़ेंगे केवल और केवल गैल्वेनोमीटर,
क्या जोड़ेंगे? गैल्वेनोमीटर। ये एनपी है, ये एनएस, इसमें तारों की फेरों की संख्या एनएस। ये हो गया प्राथमिक कुंडली। कौन कुंडली? प्राथमिक कुंडली। ये हो गया द्वितीय कुंडली। समझ गए? प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली इस प्रकार से देख करके फिगर छाप लेंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब सिद्धांत, सिद्धांत का क्या? सिद्धांत तो अभी समझे कि अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, तो लिख लीजिए सिद्धांत। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य कर सकता है, दिष्ट धारा के साथ नहीं, केवल एसी के लिए क्योंकि फ्लक्स बार बार उसी का परिवर्तन नहीं होता है, कौन नहीं जानता है। चलिए, आशा करता हूं आपको पूरा समझ में आ रहा होगा दोस्त। अब नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर की बनावट। बनावट क्या होता है आपको पता है? बताया अभी। ट्रांसफार्मर में नर्म लोहे की पत्तियों को नर्म लोहे की पत्ती, आयताकार पत्ती है ना, बताए थे ना। ट्रांसफार्मर के में नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतली क्रोड पता है ना, क्रोड कहते हैं उसको। मतलब एक पत्ती के ऊपर, मतलब पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पतली क्रोड बनाते हैं तथा तांबे के तार को कई फेरों में लपेटकर दो अलग अलग कुंडलियां बनाते हैं, जिन्हें प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता से स्रोत से जोड़ दिया जाता है। बोले ना, प्राइमरी को जो ही जोड़ा जाता है, हमेशा प्राइमरी को ही जोड़ा जाएगा, सेकेंडरी को नहीं। कोई दिक्कत? आशा करता हूं समझ गए होंगे। ठीक है, ये उसकी क्या थी? बनावट थी। और फिगर का जहां तक बात है तो इसके नीचे तुम क्या लिख लेना, चित्र दे करके। और वो जो बनाए थे, क्या बनाए थे? इस प्रकार से नालायकों, इस प्रकार से दे देना, इस प्रकार से दे देना। ठीक है, और इस प्रकार से, अरे समझ रहे हो सर? समझ तो रहे हैं आप, तो लगता है वो बहु निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग के पास तो ये व्यवस्था है नहीं। व्यवस्था नहीं है तो दिमाग तो है ना बच्चे। दिमाग से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब समझते हो? कुछ भी। ठीक है, ये देखो बन गया ट्रांसफार्मर मेरा, समझ गए? इस प्रकार से दे दोगे, इसके ऊपर नहीं होगा, ज्यादा माथा नहीं लगाना है। 3 गो इस प्रकार से पेज, सॉरी, अरे छोड़ो, हटाओ, इस प्रकार से दे देना। तीन को इस प्रकार से दे देना। ठीक है, और इच्छा होगा तो आप इस हिसाब से यहां से ये सब डाल देना। ठीक है, किताब उल्टा लेना, उसमें देखना ट्रांसफार्मर का फिगर होगा। जितना तक सबसे मूल चीज तो ये ढांचा ही ना है, बता, ये ढांचा ही ना है। और ढांचा कैसे बनाएंगे वो तो मैं आपको बता दिया। उसके बाद जो भी है, और इसमें ट्रांसफार्मर, ऊपर में ट्रांसफार्मर सब लिख दोगे, सबका नामकरण कर दोगे आराम से। वैसे ग्रुप में मैं भेज दूंगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का चित्र इस प्रकार से बना लोगे, ये सब बना करके। अब नेक्स्ट, कार्यविधि। कार्यविधि क्या है? तो कार्यविधि है जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया जाता है तथा धारा प्रवाहित करते हैं तो प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। प्राइमरी कुंडली के चुंबकीय, जब एसी जोड़ेंगे, बताए थे ना, अभी तो बताए क्या थे, दिखा तो दिए एनिमेशन। जब प्राथमिक कुंडली से धारा गुजरेगा तो फ्लक्स उत्पन्न होगा, और जब फ्लक्स उत्पन्न होगा तो जिसके कारण द्वितीय कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बताए, अभी दिखाए ना, जब एक कुंडली से धारा बह रहा था एसी सोर्स लगा करके, द्वितीय कुंडली में ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया था। अभी ये वाला दिखाए थे ना, ये वाला देखो, एक बार फिर देख लो, एक बार फिर देख लो। इसमें मेरा क्या जाता है? तुम्हारा ही जाता है समय, ये है ना। देखो, ये इससे धारा छोड़े, इसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था, इससे ऑटोमेटिक धारा उत्पन्न हो गया, ऑटोमेटिक, जबकि कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। देखो, इससे धारा आ रहा है, फ्लक्स उसमें परिवर्तन हो रहा है, ये ऐसे रखा हुआ है, बार बार फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण इससे भी धारा उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। नहीं, यही इसी सिद्धांत पर कौन सी काम करता है? हाँ, आपका ट्रांसफार्मर काम करता है। इस प्रकार से ट्रांसफार्मर काम करता है ना, बताया है।
देखे हो अभी आप, देखो ये एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है ना, लेकिन इसमें कुछ, इस परिपथ में कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, केवल इधर से ये तार है जो धारामापी से जुड़ा हुआ है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कार्यविधि समझाते हैं। तो जिसके कारण प्राथमिक कुंडली को ऐसी सोर्स से जोड़ा जाता है जिसके कारण प्राथमिक कुंडली के कॉइल में विद्युत फ्लक्स परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन होता है, और जिस चुंबकीय फ्लक्स के कारण द्वितीय कुंडली में स्वतः ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फ्लक्स के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसका विभव मुख्य धारा से कम अथवा अधिक होता है। अर्थात यदि वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो फ्लक्स का मान, मतलब विद्युत धारा का मान अधिकतम होगा, वोल्टेज अधिक होगा, और जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो वोल्टेज कम होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं? दक्षता क्या होता है? दक्षता होता है क्षमता। क्या होता है? क्षमता, शक्ति, समझ गए ना, और शक्तियों का अनुपात, समझ गए। देखिए क्या है, किसी भी ट्रांसफार्मर के निर्गत शक्ति मतलब निकलने वाला, ट्रांसफार्मर से आउटपुट शक्ति, एवं निवेश शक्ति मतलब आने वाला शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर? अर्थात ट्रांसफार्मर की दक्षता से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी ट्रांसफार्मर के आउटपुट पावर और इनपुट पावर के रेशियो जो होता है वही उसकी एफिशिएंसी कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी ट्रांसफार्मर के निर्गत शक्ति एवं निर्वेश शक्ति के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। इसे इट्टा ऐसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, इट्टा ऐसे लिखा जाता है। एन लिख तो स्मॉल एन, उसका थोड़ा सा पूछ रही तुम क्या करना, बढ़ा देना, ठीक है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। दक्षता को इट्टा द्वारा सूचित किया जाता है। किसी आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता 100%, आइडल ट्रांसफार्मर की, जो आदर्श किसको कहते हैं, उसमें संस्कार होना चाहिए। अरे नहीं यार, वो शुद्ध और सही ट्रांसफार्मर जो सही कॉम्बिनेशन पर काम करे, खराब ट्रांसफार्मर नहीं, ठीक है। अच्छा ट्रांसफार्मर, शुद्ध ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% होती है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऊर्जा क्षय होने के कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता 100%, अर्थात ऊर्जा क्षय उसमें जब यूज करेंगे तो वो आइडल रहेगा नहीं, वो तो उसका तो हालत खराब होवे करेगा। तो 100% से कम होती है, इसकी दक्षता लगभग 75% से 95% के बीच होती है। बात समझ गए? अर्थात लगभग समझिए 75 से 95 के बीच, वो उसके स्थिति पर निर्भर करता है कि कितना पुराना ट्रांसफार्मर है और कितना नया ट्रांसफार्मर है, समझ गए। उस हिसाब से उसका एफिशिएंसी बढ़ता है और घटता है। तो इसीलिए इसे ईटा द्वारा सूचित किया, सब कुछ तो वहीं पे लिखिए दिए, तो इसीलिए लिख लेना, इसीलिए ट्रांसफार्मर की दक्षता इट्टा बराबर आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर बटा इनपुट पावर, अर्थात निवेश धारा बटा निर्गत धारा, ठीक है। यदि आपको यह दिख रहा होगा तो यहां भी लिखा हुआ है वही बात, ठीक है। आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर, ठीक है। और इसीलिए इट्टा बराबर होता है पी आउट मतलब आउटपुट पावर बटा पी इन मतलब इनपुट पावर, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो। आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर की परिनमन अनुपात क्या है? परिनमन अनुपात सुनो। ट्रांसफार्मर की परिनमन अनुपात किसी भी ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली में तारों की फेरों की संख्या, सेकेंडरी कॉइल में तारों की फेरों की संख्या एवं प्राथमिक कुंडली में तारों की फेरों की संख्या के अनुपात, एनपी के अनुपात को ट्रांसफार्मर की परिनमन अनुपात कहते हैं, ठीक है। अर्थात एनएस बटा एनपी, कोई भी ट्रांसफार्मर हो उसमें 2 कॉइल होता है, एगो प्राइमरी होता है, एगो सेकेंडरी होता है। इस एनपी के अनुपात को ट्रांसफार्मर की परिनमन अनुपात कहते हैं। इसे स्मॉल आर या के द्वारा सूचित किया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए स्मॉल आर का मान 1, कौन ट्रांसफार्मर के लिए? स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर के परिनमन अनुपात कितना होता है? 1 से अधिक होती है, जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए परिनमन अनुपात का मतलब स्मॉल आर जहां है वहां परिनमन अनुपात का मान 1 से कम होता है। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो इसीलिए चिन्ह देकर के लिख लीजिएगा, परिनमन अनुपात आर बराबर परिनमन अनुपात आर बराबर एनएस बटा एनपी। कोई दिक्कत? अच्छा एगो बात और, यहाँ पे ये फार्मूला में एगो चीज थोड़ा सा मिसिंग हो गया, उसको सही कर लीजिएगा। इनटू में 100 होता है, इनटू में कितना होता है? 100%। ट्रांसफार्मर की दक्षता में आउटपुट पावर
आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर गुना 100% होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 होता है, थोड़ा सा मिस हो गया, क्या करिएगा, लंबा क्लास में जो होता है ना थोड़ा सा हो जाता है। ठीक है, भूखते भूखते भूख भी ना लग जाता है रे, हैं तुम लोग के तरह थोड़ी है रुमाल ओढ़ के जो है पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हो। चलिए ये हो गया। और दिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात शून्य होती है। वैसे तो प्रेरणिक प्रतिघात सब पिछला क्लास में ही एलसीआर सर्किट एसी में पिछला टॉपिक में ही हम बता दिया था। और ये ट्रांसफार्मर आपके क्लास 12th का लास्ट टॉपिक था, द एंड हुआ, समझ गए। ये टॉपिक भी जो है और यह चैप्टर भी आज क्या हो गया, द एंड हो गया। तो जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं एक बार फिर से कहता हूं बच्चे, मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर हमारे लिए परेशान होते हैं तो हम भी सर को कुछ करके दिखाएं, हम भी ये साबित करें कि हम भी आपके तरह लगनशील बच्चे हैं। जितना आप हम लोग की सफलता के बारे में सोचते हैं उतना हम लोग भी सोचते हैं। नहीं तो हम एक ही बात समझेंगे कि तुम लोग एक नंबर का कोढ़िया स्टूडेंट हो। गाँव घर में होता कोढ़िया बरद, पहले होता था, अभी तो बरद से खेती नहीं होता था, पहले जमाने में होता था, एक कोढ़िया बरद हुआ करता था, समझा ना। जब खाना मिलता था उसको तो पकड़ के पूरा नाद भर के खा लेता था, पूरा नाक तक, लेकिन आधे दशा से वो हष्ट पुष्ट, समझा। लेकिन उसको जब हाथी में ले जाता था ना हल जोतने, जो दुबला पतला बैल सब हुआ करता था, वो अंधुन चलता था, लेकिन वो जो धधवा था जो खाली नाद भर के खाने में लगल रहता था, वो भीतरे भीतर कोढ़िया था, कामचोर था, समझ गया ना, जिसको हम लोग कामचोर कहते हैं। वही कामचोर या कोढ़िया लुद्ध से बैठ जाता था बीचे में, समझ गया। तो तुम लोग ये साबित करो कि तुम लोग लुद्ध से बैठने वाले बरद नहीं हो, बल्कि मर्द हो और मर्द हो। आज के लिए इतना ही काफी है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और इसी तरह से आप छठ का तैयारी करते रहिए और फिजिक्स की भी तैयारी करते रहिए साथ साथ में।